दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.3 की प्रश्न नंबर 8 से। जैसे मैंने पिछले वीडियो में 7 को बताया था और 4 से लेकर 7 तक बताया था। क्योंकि बहुत बड़ा था तो इसलिए मैंने सोचा ज़्यादा प्रश्न बताना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने 8वें प्रश्न से आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए 2 लेक्चर और लगेगा। 8वां प्रश्न से शुरू करें, 16 प्रश्न है जिसमें से अभी देख रहे हैं, मान लीजिए हो सकता है 2-3 प्रश्न आप लोग को आता रहे, तो अगर आ रहेगा तो उसको छोड़ देंगे और 1-2 लेक्चर लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर पर। तो चलिए देखिए एक प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु है। ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु है तथा BE CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि ABE इज ये क्या चीज़ है, ये समरूप का है। ABE समरूप त्रिभुज CFB है। देखिए ये प्रश्न जो है बस थोड़ा सा ट्रिकी है, वो जिसको पकड़ में आ गया तुरंत कर लेगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि एक तो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ABCD। देखिए मैं जो नामकरण ABCD यहाँ से किया हूँ, आप लोग इस चीज़ को यहाँ से शुरू करें, यहाँ से करें, यहाँ से कहीं से भी करेंगे तो प्रश्न सॉल्व सेम उसी तरह से होगा। तो मैंने ABCD लिख लिया। अब कह रहा है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, जो A है AD भुजा बोला ना, देखिए बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित है। तो बढ़ाई गई भुजा मतलब इधर ही हम बढ़ाएंगे। आपको मन कर रहा तो आप इधर बढ़ा लीजिए, किसी एक डायरेक्शन में तो बढ़ाना पड़ेगा ही। फिर कह रहा है कि एक बिंदु है तथा BE, इसके मतलब जो बिंदु है वो क्या है, E, बिंदु E है। कह रहा है BE जो है BE को मैं क्या करूँगा, मिलाऊंगा। तो BE को जब मैंने मिलाया तो CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि ABE बड़ी वाली त्रिभुज ABE और CFB इन्हीं दोनों त्रिभुज को हमको समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या चीज दिया है, ठीक है ना। दिया है इसमें लिख देंगे, दिया है, जो चीज दिया है आप उसे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित है। आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, या तो मैं सिंपली लिख देता हूँ कि BE जो है BE रेखा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है। इसको लिख दिया मैंने, करती है। और मुझे प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, ये भी लिख देते हैं। चलिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये तो लिखा ही है तो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ABE त्रिभुज CFB। अब देखिए जैसे आप लोग देखेंगे बुक में, अगर देखेंगे या फिर किसी अन्य बुक कॉपी की कहीं भी, तो दिया है के बाद सिद्ध करना, उसके बाद एक प्रमाण देता है। तो मैं दरअसल सवाल आप लोगों को पूरा बताया, प्रमाण में मैं इसलिए उसको नहीं बताया क्योंकि प्रमाण उसमें जो है आप लोग वही जैसे मैंने शुरू किया सब कुछ सही है, बस वहीं आप लोग एक टॉपिक प्रमाण लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज बस रहना चाहिए, दिया है सिद्ध करना, इतना हो गया। अब देखिए मैं लेकर चलता हूँ, पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो AE रेखा जो है BC के एकदम समांतर है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखा चूंकि समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगर समांतर होती हैं तो AE रेखा BC क्या है, समांतर है। अब देखिए अब यहाँ पर एक बन रहा है Z, ऐसे लेकर आएंगे, अब मैं पूरा नहीं खींचूंगा, ऐसे इधर यहाँ पर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एंगल E इक्वल टू एंगल B के। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने लगभग जितना वीडियो बनाया है सिद्ध करने वाला, पूरे में 1-2 प्रश्न में कहीं ना कहीं बताया ही है कि दो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही है, अगर ऐसा काटती है तो जो जेड के अंदर कोने में होता है इसे बोलते हैं एकांतर कोण, और अंतर है तो एकांतर अंतः कोण। ए इक्वल है, कैसे है, एकांतर
अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण से ये दोनों क्या चीज़ है, इक्वल है। अब आप लोग देखेंगे तो इसमें चूंकि त्रिभुज कौन सा है, ए बी ई और बी सी एफ या सी एफ बी, ये दोनों त्रिभुज हमें प्रूव करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का एंगल तो बराबर हो गया, लेकिन अगर आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों जब इक्वल होगा तो कोण ए और कोण सी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण इक्वल होते हैं। अब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि त्रिभुज ए बी ई, ये हो गया समरूप त्रिभुज सी एफ बी। क्यों हुआ है, ए समरूपता की कसौटी, ए समरूपता की कसौटी, ए समरूपता की कसौटी से ये क्या चीज़ है, ये प्रूव हो गया। 8वां नंबर प्रश्न हो गया। आप लोग उस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है एकदम छठे प्रश्न की बात, यह लगभग छठा प्रश्न ही था जिसमें 90 डिग्री दिया था और एक कोण उभयनिष्ठ था, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो 10वां प्रश्न मैंने सोचा कि बताना चाहिए। 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे संद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और बिंदु एच त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। और एक चीज, मेन चीज जो है वो ये है, देखिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, ये चीज दिया है। तो हमें अब ये प्रूव करना है कि सी डी अपन जी एच इक्वल टू इतना, और ए त्रिभुज जो है और एक ए त्रिभुज, देखिए डी सी बी और एच जी ई इतना हो गया। और कह रहा है कि डी सी ए, देखिए ध्यान दीजिएगा, डी सी ए, तो डी सी ए और इसके साथ एक बार कह रहा है इसको। तो देखिए सिंपली इसमें करना क्या, एक बार इधर वाले त्रिभुज को इधर के साथ, इधर वाले को इधर के साथ करना है हमें प्रूव। तो देखिए इस प्रश्न को करने के लिए मुझे पहले प्रश्न को अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब मैं प्रूव कर दूंगा कि ए इसके साथ समरूप त्रिभुज है, तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो इसलिए इसको करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो देखिए इसमें जो दिया है, आप लोग दिया है पूरा लिखना पड़ेगा, लगभग आधा लाइन यहाँ तक लिखना पड़ेगा। एफ ई पर स्थित है तो पूरा तो वही छापना पड़ जाएगा, दिया है हमें, ठीक है ना। और जो सिद्ध करना है आप लोग इसको सिद्ध करना है, लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है एफ ई जी के। ये चीज क्या है, दिया है, ए भी जो है ये दिया ही है, लेकिन इसी चीज को क्या बना दिया, प्रमाण बनाया। देखिए प्रमाण यही है, प्रमाण का मतलब कि किस चीज से हम शुरुआत कर रहे हैं और कहाँ से आगे बढ़ रहा है, कि जो चीज है तो कैसे है। अब यहाँ से मैं सिंपली कह सकता हूँ कि जब ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी के है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि कोण ए इक्वल टू कोण एफ, इक्वेशन फर्स्ट, कोण बी इक्वल टू कोण ई सेकेंड, कोण सी इक्वल टू कोण जी थर्ड। ये मैंने कह दिया। और ये कैसे होते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत कोण, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें जो संगत कोण होती है ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये चीज हमने, ये तो दिया था उसी से हमने निष्कर्ष निकाला। अब चूंकि हम पहले प्रश्न को अभी छोड़ रहे हैं, ठीक, मैं दूसरे प्रश्न को देख रहा हूँ। दूसरा कह रहा है कि डी सी बी और एच जी ई प्रूव कीजिए कि ये समरूप है। तो डी सी बी एच जी ई, अब मैं देख रहा हूँ कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज में, तो आप लोग भी देखेंगे कि कोण बी इक्वल टू है कोण ई। ये चीज कहाँ से आया, ये दिया है भाई, ये क्या है, दिया है। यहाँ से मैं देखूँ दिया है। अगर आप लोग इसको नहीं लिखना है तो आप यहीं लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 से, इसीलिए तो समीकरण यहाँ लिखे हैं ना। तो समीकरण नंबर 1 से मैं देख रहा हूँ कि ये चीज क्या है, कोण बी इक्वल टू है कोण ई के, 1 से हुआ। अब मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, देखिए जब कोण सी और कोण जी इक्वल हैं
सी और जी जब सी और जी इक्वल हैं तो अगर आधा करेंगे तब पर भी तो इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए 40-40 अंश है दोनों, मैंने कहा आधा करो तो 20-20 तो होगा ना। इसलिए यहाँ से मैं लिख दूंगा कि हाफ कोण सी इक्वल टू हाफ कोण नंबर जी। ये कैसे हुआ? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से अब मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये दोनों चीज प्रूव हो गया। और उसके बाद देखिए आप लोग देखेंगे तो दोनों कोण ये है, और जब दोनों कोण ये है तो ए समरूपता की कसौटी से ये दोनों क्या हो गए? प्रूव हो गए। ए समरूपता की कसौटी से। चलिए मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज हैं HGE के। कैसे हुआ है? ए समरूपता की कसौटी, ए समरूपता की कसौटी से। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, अगर मैंने इसको प्रूव कर दिया कि क्या है? समरूप त्रिभुज है। अब आप लोग ये ध्यान दें कि सेम चीज इसमें भी करना है। एफ और ए इक्वल है, हाफ कोण सी हाफ कोण जी। तो आप लोग इसको तो कर ही लेंगे, तो इसलिए मैं इसको भी अब इसी पर रहने देता हूँ। देखिए 10 प्रश्न तक हो गया है, 6 प्रश्न और बचे हैं। चलिए हम अब आगे चलते हैं। ये अगला प्रश्न दिया है कि AB इक्वल टू AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। कह रहा कि AB इक्वल टू AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा। देखिए ABC की बढ़ाई गई भुजा BC या फिर CB पर स्थित E एक बिंदु है। तो मैंने इसको क्या किया? एक बढ़ा दिया और इस पर CE क्या है? एक बिंदु है। यदि AD परपेंडिकुलर टू BC, देखिए ये जो चिन्ह बना है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत या फिर लंब है। तो AD जो है, AD लंब है BC पर, AD रेखा जो है वो लंब किस पर है? BC पर, इसलिए ऐसा बना है। और EF लंब है, EF लंब है AC पर। तो कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि ABD और ए समरूप हो गया ECF के। ABD ए त्रिभुज और ए जो अभी नया त्रिभुज बना है बढ़ाने से, इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या सिद्ध करना है? समरूपता। तो देखिए इसको करने के लिए क्या करना है? सिंपली पहले तो हम लिखेंगे दिया है, दिया है। अब देखिए दिया है मैं बता दे रहा हूँ लिखना क्या है, आप लोग लिख लीजिएगा। पूरा आप लोग को लिखना पड़ेगा। ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर एक बिंदु ऐसा स्थित है जिसपे AD लंब इतना है, EF लंब ऐसे। पूरे प्रश्न को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा इसमें जो दिया है। अब उसके बाद हमें जो प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब हमें देख रहे हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, इतना हो गया। ABD और ECF क्या है? समरूप त्रिभुज है। हमें ये चीज प्रूव करनी है। और उसके बाद मैं एक प्रमाण के रूप में चलिए ले लेता हूँ। यहाँ से प्रमाण के रूप में मैं ये देख रहा हूँ कि AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC है। अब आप लोग स्वयं से बताइए कि जब AB इक्वल टू AC है तो क्या चिन्ह निष्कर्ष निकलेगा? AB इक्वल टू AC है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। मैं समद्विबाहु त्रिभुज का पहला लेक्चर बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि समान भुजाओं के सम्मुख, जैसे ये भुजा है समान होगी दोनों, यहाँ दिया ही है AB इक्वल टू AC, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, इसके सामने वाली सम्मुख कोण C, इसके सामने वाली B। अब यहाँ से हो गया कि कोण B इक्वल टू कोण C। कैसे हुआ है? समान भुजाओं वाली, ठीक है ना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ऐसे लिखिए बढ़िया रहेगा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि भुजा समान थी। अब उसके बाद आप लोग देखें तो अब कह रहा है कि देखिए ABD और क्या दिया है? ECF एक कोण बराबर हो गया। अब मैं लिखूंगा इस त्रिभुज से। देखिए कौन कौन सा त्रिभुज है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। त्रिभुज है ABD और त्रिभुज कौन सा है? ECF। इसी त्रिभुज में हमको देखना है, जो भी करना है प्रूफ। तो पहले तो यहाँ पर लिखेंगे कोण B इक्वल टू कोण C। क्यों? समीकरण नंबर 1 से।
दूसरी मैं लिखूंगा कोण डी इक्वल टू कोण एफ, क्यों 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, या तो लंब है या परपेंडिकुलर है, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब यहाँ से सिंपली आप लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज है ई सी एफ के। ऐसा क्यों हुआ? ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी। अच्छा, आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए हो पूरे प्रश्न में, तो अधिकतम प्रश्न जो है ए समरूपता की कसौटी से प्रूव हुआ है। अधिकतम प्रश्न की बात किया जाए, ठीक है ना। ये तो था 11 नंबर प्रश्न। अब हम चलते हैं इसके आगे। देखिए 12 नंबर प्रश्न जो है, चूंकि आसान था तो आप लोग इसे होमवर्क के रूप में कीजिएगा, ठीक है ना। अब जो 13 नंबर प्रश्न है इसको देखिए। कह रहा कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, ठीक है ना। ABC कोई त्रिभुज है, बिंदु D इस प्रकार से है कि ADC ए कोण जो है और BAC ए पूरा कोण, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो कह रहा कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, यही आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक प्रश्न आप लोगों को बता चुका है इस तरह का, जिसमें लगभग उदाहरण था कोई, जिसमें मल्टीप्लाई के रूप में दिया था, हमें उसको तोड़कर अनुपात में निकालना था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई के रूप में प्रूव करना है। इसको प्रूव कैसे करेंगे? पहले मैं ये प्रूव कर दूं कि ए दोनों त्रिभुज, देखिए ADC और ABC, पहले मैं इसको समरूप सिद्ध करूंगा। समरूप सिद्ध करने के बाद तुरंत हो जाएगा। तो पहले देखिए लिखते हैं, दिया है। अब क्या चीज दिया, पहले इसको देखिए कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, कि एंगल ADC इक्वल टू है एंगल BAC। देखिए इसीलिए मैं दिया है जो है लिखता नहीं हूँ, जिसमें छोटा रहता है वही लिखता हूँ। इसमें पूरा प्रश्न आगे दिया है मैं, ठीक है ना, तो इसीलिए। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो चीज़ हमें प्रूव करना है, सॉरी दिया है, गलत, सिद्ध कीजिए, लिखेंगे हम सिद्ध करना है। हमें देखिए क्या चीज़ सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर, या फिर आप उसे AC भी लिख सकते हैं, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, हमें ये चीज़ प्रूव करना है। देखिए आप जिसे एक चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमाण के रूप में, या फिर सिंपली आप लोग लिख सकते हैं कि ADC इक्वल दिया है एंगल ऑफ BAC, ठीक है ना, ये चीज दिया है। आप लोग इसको इस त्रिभुज से ले सकते हैं, या तो फिर किसी भी प्रकार, जैसे मैंने प्रमाण में ही देख लिया। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ यहाँ दिया हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि देखिए कोण, जब इसको ले रहा हूँ, देखिए ADC और BAC, जब मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि C दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल C इक्वल टू एंगल C। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण के कारण ये दोनों त्रिभुज, अब मैं देखूं अगर यहाँ से, तो देखिए कौन सा त्रिभुज है, ADC इक्वल टू BAC, ये दोनों त्रिभुज जो है, ठीक है ना, ये समरूप त्रिभुज हो गया। कैसे हो गया? अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब यहाँ पर क्या लिखना है कि त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC लिख के, या चाहे BCA लिखिए, कोई भी चीज लिखिए। कैसे हुआ है? AA समरूपता की कसौटी से। अब मैंने जब ये प्रूव कर दिया, तो अब आप किसी भी भुजा को समानुपाती के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी भुजा को, जिसको आपकी आवश्यकता हो आप उसको लिख लीजिए। तो मैं चूंकि ये देख रहा हूँ कि हमको मान लीजिए कौन सा, पहले देखिए त्रिभुज क्या है, ADC,
ADC और BAC, मतलब इस छोटे वाली त्रिभुज और यानी इस बड़े वाली त्रिभुज, इन्हीं दोनों में लेना है। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं। जैसे देखिए इसी को पहले चलिए तोड़ते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा AC इंटू AC इक्वल टू CB इंटू CD। अब देखिए AC को यहीं रहने दीजिए, एक है CB एक है CD। CB जब लेंगे तो इसी बड़ी वाली त्रिभुज का ही भुजा है। देखिए AC ठीक है, BC या फिर CB जो है इसी त्रिभुज का है, तो मैं इसको तो नीचे ले आ नहीं सकता हूँ क्योंकि ये जो समानुपाती होता है दो त्रिभुजों में होता है, तो इसलिए CD को लाएंगे नीचे और इक्वल टू CB यहाँ रहेगा और AC नीचे जाएगा। ठीक है ना, CB और AC, ठीक इस प्रकार से हो गया। तो अब जो है मैं देख रहा हूँ कि जब इतना हो गया तो अब A समरूपता की कसौटी से मैं इसी चीज को लिख लूंगा यहाँ पर। इसी को क्यों लिखूंगा, देखिए AC अपान CD आ गया और फिर इस त्रिभुज को इसके साथ लिए और BC को जब एक बार लेंगे तो फिर इसी के साथ ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, BC हो जाएगा AC के इक्वल। ठीक, तो यहाँ से जब इसी चीज को मैं लिख लूंगा एक बार, ठीक इतना हो गया। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज यही आ जाएगा, AC स्क्वायर CB इंटू CD। ठीक है ना, तो आप लोग इस प्रकार से इसको कैसे हुआ है, चूंकि त्रिभुज जब प्रूव हो गया तो अब यहाँ पर लगेगा क्या चीज, चलिए ये चीज लिख देते हैं यहाँ पर। इस चीज को मैंने लिख दिया, तो अब यहाँ पर ये दोनों जो हैं चूंकि इनकी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसके बाद के जो बचे हुए प्रश्न थे 13 नंबर के बाद के 14, 15, 16 तीन प्रश्न थे, जिसमें से 14 नंबर और 16 नंबर लगभग एकदम सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर है। आप लोग उसको कर लेंगे, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है आप लोग, इसलिए उसको कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। क्योंकि इस तरह का प्रश्न मैंने बताया है, उदाहरण में एक बताया था, लेकिन वहां पर क्या था, थोड़ा चाल दूरी में था, तो आप लोग को मैं बताया था। और यहाँ पर जो है दोनों छाया की लंबाई दी है, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में पढ़ सकते थे, इसलिए मैंने इसको ले लिया बताने के लिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर 4 मीटर की छाया बन रही है। ठीक है ना, मान लीजिए ये 6 मीटर का है, 6 मीटर। अब मैं देख रहा हूँ कि इसका जो परछाई 4 मीटर बन रहा है। 4 यम हम नहीं लिखेंगे ना, गलत लगेगा। 4 मीटर 6 मीटर, ठीक है ना, जो भी चीज लिखा है मीटर में ही है, ध्यान दीजिएगा, ना लिखूँ तो मीटर ही समझिएगा। 4 मीटर का बन गया। अब मैं देख रहा हूँ कि जबकि उसी समय इस टाइम इतना बना, ठीक है, इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो अब आप लोग कहेंगे कि जाहिर सी बात है ए इधर होना चाहिए, ए इधर होगा और यहाँ ए तो बनेगा ही, यहाँ से लेकर ए पूरा दूरी कितना होगा, 28 मीटर। मान लीजिए 4 यहाँ है, 28 मीटर। अब मैं इसको क्या करूँगा, मिला दूंगा। अब मैं देख रहा हूँ कि त्रिभुज बन गया ABCDE। मैंने सवाल जो है बता चुका, अब इसके बाद तो सभी लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा कि कोण B इक्वल टू कोण B और कोण C। चूंकि हमें जो निकालना है इस यही निकालना, मान लीजिए इसकी H है ऊंचाई, यही निकालना ही है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है अगर समरूप त्रिभुज नहीं सिद्ध करेंगे तो ए भुजा का अनुपात इसके साथ होगा ही नहीं, और अगर प्रूव कर देंगे तो इस त्रिभुज के बड़ी भुजा का अनुपात छोटी भुजा के अनुपात के बराबर, और यहाँ बड़ी भुजा छोटी भुजा के अनुपात के बराबर, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए इसको पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो B और C तो इक्वल है, और कोण D और कोण D क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ए तो हो गया 90 डिग्री और ए हो गया उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी, ए समरूपता की कसौटी से, इससे एक क्या चीज हो गया कि ABD त्रिभुज, ABD समरूप त्रिभुज है ECD के, ECD। ठीक, इतना हो गया। तो अब जो है आप लोग फार्मूला लगाएंगे
बड़ी भुजा अपान छोटी भुजा, चाहे आप फार्मूले को लिखें चाहे ना लिखें। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ प्रूव कर दिया। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ कि h/6 इक्वल टू ये पूरा भुजा 28, छोटी भुजा 4। अब यहाँ पर क्यों हुआ है? क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो इसलिए मैं ऐसा इसको लिख दिया। अब 4 से इसको काटेंगे 7 बार, तो h की वैल्यू कितनी आ गया? 42 मीटर। मतलब ये जो टावर था या मीनार था, इसकी ऊंचाई कितनी थी? 42 मीटर। ठीक, ये तो था देखिए आप लोगों का 15 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न आप लोग कर ही लेंगे। अब इसके बाद जो है ये चैप्टर जो है पूरी तरह फिनिश हो गया। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रश्न में डाउट आ रहा है तो आप लोग उसे तुरंत बताएं। आप लोग बताएंगे तो उसके अनुसार जो है मैं किसी भी प्रकार से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना? सॉल्व करके अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन या फिर कोई और रहेगा छोटा क्वेश्चन, तो उसे मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ या फिर किसी भी अन्य प्रकार से। ठीक है ना? तो ये चैप्टर देखिए आज खत्म हो गया। अगले दिन से हम शुरू करेंगे हम निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, तो आप लोग जो है यहाँ तक जहाँ तक पढ़ लिए, जैसे त्रिभुज तक पढ़ लिए, तो इसको कम से कम रिवीजन करते रहिएगा।